हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है पाचन तंत्र का ही पार्ट 4 है, क्योंकि पार्ट 3 में हम लोग छोटे छोटे लेकर के सब कुछ पढ़ लिए हैं। इसमें से हम लोग मुख गुहा भी पढ़ लिए हैं, क्या कहलाता है कि जठर ग्रंथि अमाशय भी पढ़ लिए हैं। उसके बाद कल यकृत भी पढ़ लिए, पितरस भी पढ़ लिए, लार ग्रंथियाँ भी पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अग्नाशय और छोटी आंत। फिर अगले वीडियो में बड़ी आंत पढ़ेंगे, आंत्र ग्रंथियाँ पढ़ेंगे, फिर हम लोग का पाचन तंत्र समाप्त हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, आगे हम लोग बिना अपना समय का अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुश्किल नहीं है दुनिया में कुछ भी, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है दुनिया में कुछ भी, तू जरा हिम्मत तो कर। और ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा मेहनत तो कर। देखिए फ्रेंड, मेहनत करके हम लोग अपने ख्वाब को हकीकत में बदल सकते हैं। तो चलिए मेहनत करते हैं। तो देखिए आज का हम लोग का जो क्लास है वो पाचन तंत्र का ही है। तो देखिए हम लोग इस मानचित्र पे अपना अंग के बारे में समझते हैं कि कौन कहाँ पर अंग है। देखिए मानचित्र तो ठीक नहीं बना है, पर समझ लेते हैं इसी पर, क्या दिक्कत है। चलिए देखिए, ये मुख गुहा होता है। क्या होता है? ये जो अंतःग्रहण होता है, ये शुरुआत होती है मुख गुहा से। मुख गुहा जो है वो हमारे आहार नाल का पहला भाग होता है। और इसी मुख गुहा में हमारा क्या होता है कि इसी मुख गुहा में हमारी लार ग्रंथियां होती है। क्या होती है? लार ग्रंथियां पाई जाती है। इसी मुख गुहा में लार ग्रंथियां होती है, जो भोजन के पाचन में सहायक होती है। उसके बाद जैसे ही भोजन नीचे उतरता है नीचे, तो ग्रास नली में आ जाता है। कहाँ आ जाता है? ग्रास नली में आ जाता है। ठीक। और ग्रास नली के बाद हमारा भोजन जाता है हमारे अमाशय में। कहा जाता है? हमारे अमाशय में। अमाशय के बाद भोजन आते हैं हमारे छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में। तो देखिए फ्रेंड, अमाशय के जस्ट अपोजिट साइड में होता है यकृत। क्या होता है? यकृत। और इसी में ये होता है पित्ताशय। क्या होता है? पित्ताशय। इस सब के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। मुख गुहा, लार ग्रंथि, ग्रास नली, अमाशय, यकृत, पित्ताशय, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे इस अग्नाशय को। क्या पढ़ेंगे? इस अग्नाशय के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। अग्नाशय पढ़ेंगे और उसके बाद अग्नाशय के बाद भोजन आते हैं छोटी आंत में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे छोटी आंत के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत पढ़ने के बाद उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग बड़ी आंत। बड़ी आंत पढ़ने के बाद हम लोग का पाचन तंत्र जो है वो समाप्त हो जाता है। ठीक। तो इतने सारे पार्ट है हमारे पाचन तंत्र में सहायक होते हैं। इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आगे अग्नाशय के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अग्नाशय जो है वो हमारे अमाशय के बगल में ही एक पत्तेनुमा आकार की होती है। देखिए जस्ट आप लोग फिगर में देख रहे होंगे कि ये अमाशय है और अमाशय के जस्ट बगल में है हमारा अग्नाशय। और इस अग्नाशय का आकार हल्का पत्तीनुमा आकार का ये अग्नाशय होता है। ठीक। तो देखिए ये अग्नाशय जो है वो इसका खोज किसने किया था? तो लैंगरहेंस ने। किसने किया था? लैंगरहेंस ने। तो ये क्वेश्चन आता है कि अग्नाशय का खोज किसने किया था? तो लैंगरहेंस ने। किसने किया था? लैंगरहेंस ने। तो इसको याद रखिएगा, दिमाग में खोपड़ी में एकदम बैठा लीजिएगा कि अग्नाशय का खोज किसने किया था? लैंगरहेंस ने। किसने किया था? लैंगरहेंस ने। उसके बाद देखिए, ये अग्नाशय जो ये हम मिश्रित ग्रंथि होती है। क्या होती है? हमारे शरीर के मात्र एक ऐसी ग्रंथि होती है जो मिश्रित ग्रंथि होती है, और ये होता है हमारा अग्नाशय। तो ये मिश्रित ग्रंथि क्या होती है? तो देखिए कल हम आप लोगों को बताए थे कि हमारे शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है। एक होता है बाह्य ग्रंथि, और एक होता है अंतः ग्रंथि, और एक होता है मिश्रित ग्रंथि। तो देखिए, बाह्य ग्रंथि जिसमें से एंजाइम निकलते हैं, उसको बाह्य ग्रंथि कहते हैं। जिसमें से हार्मोन निकलते हो उसको हम लोग कहते हैं अंतः ग्रंथि। और जिसमें से एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलते हो उसको हम लोग कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि। और ये जो हमारा अग्नाशय है ये मिश्रित ग्रंथि है। इसमें एंजाइम भी निकलते हैं, हार्मोन्स भी निकलते हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। शरीर का एकमात्र ऐसा ग्रंथि है जो कि मिश्रित ग्रंथि में होता है, तो ये होता है हमारा अग्नाशय। ठीक। तो इसको भी दिमाग में बैठाए रखिएगा कि इसकी खोज किसने किया था? लैंगरहेंस ने। और इसको मिश्रित ग्रंथि है हमारे शरीर का। मिश्रित ग्रंथि आप लोग समझ गए होंगे किसे कहते हैं, क्या होता है मिश्रित ग्रंथि। अब देखिए, इसमें से एंजाइम भी निकलते हैं, हार्मोन भी निकलते हैं। तो बारी बारी से पढ़ते हैं कि कौन से एंजाइम निकलते हैं, कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो देखिए फ्रेंड, एंजाइम के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें से 3 एंजाइम निकलते हैं। कितने एंजाइम निकलते हैं? 3 एंजाइम निकलते हैं। एक होता है एमाइलेज। क्या होता है? एमाइलेज। एक होता है लाइपेज और एक होता है ट्रिप्सिन। क्या होता है? एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। एमाइलाइटिफिन
ट्रिक से याद रखिएगा कि एमाइलाइटिफिन यानी कि एमाइलेज ट्रिप्सिन, ये याद रखिएगा कि इसमें से 3 एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन सा? एमाइलाइटिफिन, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। तो ये 3 प्रकार के इसमें एंजाइम निकलते हैं, तीनों का काम अलग अलग है। एमाइलेज क्या करता है कि स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, स्टार्च को क्या करता है? माल्टोज में बदल देता है। तो याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है कि अग्नाशय का कौन सा एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है, तो स्टार्च का पाचन करता है एमाइलेज। ठीक, उसके बाद ये क्या करता है कि लाइपेज क्या करता है, वो वसा को वाष्य अम्ल में बदल देता है। देखिए, हम आप लोग को जब पहली क्लास पढ़ाए थे, कार्बोहाइड्रेट पढ़ाए थे, उसमें बताए थे कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट होता है वो अपने सबसे छोटे भागों में टूटने की कोशिश करता है। जैसे प्रोटीन अमीनो अम्ल में टूट जाता है, वसा वाष्य अम्ल में टूट जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जाते हैं। तो उसी तरह से देखिए, वसा जो है वो पाचन होकर के वाष्य अम्ल में बदल देता है। इसको बदलने में मदद कौन करता है? तो लाइपेज। उसके बाद होता है ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन क्या करता है? पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदल देता है। कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे कि आमाशय में जो पेप्सिन जो एंजाइम होती है वो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देती है। क्या पढ़े थे कल? कि जो हमारे आमाशय में एक पेप्सिन नाम की एंजाइम होती है, वो क्या करती है कि प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देती है। क्या करती है? प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देती है, पेप्टाइड में बदल देती है। और इसी पेप्टाइड को आगे आकर के ट्रिप्सिन जो है वो अमीनो अम्ल में बदल देता है, इसी पेप्टाइड को। तो ध्यान रखिएगा कि पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में कौन बदलता है? तो ट्रिप्सिन बदलता है, जो कि अग्नाशय से निकलता है। ठीक, और ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटीन को पेप्टाइड में कौन बदलता है? तो हमारा आमाशय में एक एंजाइम है जिसका नाम है पेप्सिन, वो बदल देता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि तीनों का काम अलग अलग है। एमाइलेज क्या करता है? तो स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। लाइपेज क्या करता है? वसा को वसीय अम्ल में बदल देता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? तो पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदल देता है। ठीक, तो ये तीनों का काम हो गया। आगे हम लोग देखते हैं कि इनमें से एंजाइम तो पढ़ लिए हम लोग, 3 एंजाइम निकलते हैं। हार्मोन कौन कौन सा निकलता है? देखिए, इसमें से 2 हार्मोन निकलते हैं। कितने हार्मोन निकलते हैं? 2। एक होता है इंसुलिन, जिसको आप लोग काफी सुने होंगे, इंसुलिन, इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाती है, तो ये इंसुलिन निकलता है। और एक होता है जिसका नाम है ग्लाइकोगन। क्या है? ग्लाइकोगन। एक होता है इंसुलिन और एक होता है ग्लाइकोगन। 2 हार्मोन इसमें से निकलते हैं। किसमें से? अग्नाशय में से। ठीक, दोनों का काम अलग अलग है। क्या है? दोनों का काम अलग अलग है। देखिए, इंसुलिन का काम, इंसुलिन पहले ये ध्यान रखिएगा कि अग्नाशय में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, अल्फा, बीटा, गामा। तो जो बीटा सेल है, कौन सा सेल? बीटा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन हार्मोन। तो क्वेश्चन पूछता है कि इंसुलिन हार्मोन किस सेल से निकलता है? तो बीटा सेल से। किस सेल से निकलता है? बीटा सेल से। इसको ध्यान में रखिएगा, इंसुलिन निकलता है बीटा सेल से। किस सेल से निकलता है? बीटा सेल से। तो ग्लाइकोगन किससे निकलता है? तो ये अल्फा सेल से। ग्लाइकोगन किससे निकलेगा? अल्फा सेल से। और इंसुलिन किससे निकलेगा? बीटा सेल से। तो इन दोनों बातों को याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि ग्लाइकोगन किस सेल से निकलते हैं? अल्फा सेल से। और इंसुलिन किस सेल से निकलते हैं? तो बीटा सेल से। ये दोनों सेल पाया कहाँ जाता है? अग्नाशय की कोशिकाओं में। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, इंसुलिन क्या करता है कि ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। जैसा आप लोग को हम बताए थे कि जब अतिरिक्त ग्लूकोज बच जाते हैं हमारे शरीर में, तो वो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे लीवर में जाकर स्टोर हो जाते हैं। तो वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है? तो इंसुलिन बदलता है। कौन बदलता है? इंसुलिन जो है वो अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है, और ये ग्लाइकोजन जा करके हमारे भंडारण कक्ष लीवर में स्टोर हो जाता है। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है हमारा इंसुलिन। ठीक, और जस्ट इसके अपोजिट, मान लीजिए कि जब अधिकांश ग्लूकोज हो गया है तो उसको ग्लाइकोजन में बदल के हम लोग स्टोर करके रख दिए हैं। और जब हम लोग को जरूरत होगी ग्लूकोज की, तो उस ग्लाइकोजन में से हम तो ग्लूकोज निकाल सकते हैं। तो उसी वो जब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कौन बदल देता है? तो वो बदलता है ग्लाइकोगन। कौन बदलता है? ग्लाइकोगन। यानी कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है ग्लाइकोगन, और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है इंसुलिन।
कौन बदलता है? इंसुलिन। और इंसुलिन की कमी से हमारे रोग, शरीर में मधुमेह रोग हो जाते हैं। ठीक, तो इस बात को याद रखिएगा कि इंसुलिन जो है वो इंसुलिन किस सेल से निकलता है? तो बीटा सेल से। किस सेल से? बीटा सेल से। और ग्लाइकोगन अल्फा सेल से। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है कौन? इंसुलिन। और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है कौन? ग्लाइकोगन। ये दो फैक्ट को याद रखिएगा इंसुलिन और ग्लाइकोगन से। तो ये थे हमारे अग्नाशय, जिसके कुछ भाग थे जिसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना था, जो कर भी लिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं छोटी आंत। क्या पढ़ेंगे? छोटी आंत। क्योंकि जब हम अग्नाशय के बारे में पढ़ लिए तो अब शुरुआत होती है छोटी आंत की। छोटी आंत पढ़ने के बाद बड़ी आंत पढ़ा जाता है। बड़ी आंत पढ़ने के बाद हमारा पाचन तंत्र समाप्त हो जाते हैं। तो देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं छोटी आंत। तो छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो 6 मीटर होती है। कितनी होती है? 6 मीटर होती है। पूरे आहार नाल में सबसे लंबी होती है ये छोटी आंत, पूरे आहार नाल में, यानी कि मुख गुहा, ये ग्रास नली, आमाशय, मतलब इस सबको मिला दिया जाए तो उसमें सबसे बड़ी होती है छोटी आंत। लगभग 6 मीटर इसकी लंबाई होती है। कितनी होती है? 6 मीटर। 6 से छोटी, 6 से 6, याद रखिएगा। 6 से छोटी, 6 से 6। तो छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर। देखिए इसको हम लोग क्रिप्ट ऑफ लिवर कोटन या आर्थ क्रिप्ट भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन ना, जब हम बीपीएससी का सेट बना रहे थे या इसमें क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे थे साइंस का, तब उसमें हम लोग को ये देखने को मिला था ये क्वेश्चन कि किस अंग को क्रिप्टो आर्थ क्रिप्टी कहा जाता है। आर्थ क्रिप्ट किस अंग को कहा जाता है? तो ये हमारे छोटी आंत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? छोटी आंत को। या क्रिप्ट ऑफ लिवर कुटन भी इसी को कहा जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए इसमें 90 से 95% भोजन का अवशोषण हो जाता है हमारे छोटी आंत में। वो भी किसके द्वारा? बिल्ली या रसांकुर के द्वारा। देखिए हमारे छोटी आंत में एक उंगली की संरचना के आकार की, ऐसी संरचना के आकार की कोशिकाएं होती है, जिसको हम लोग कहते हैं बिल्ली या रसांकुर। क्या कहते हैं? रसांकुर। और इसी बिल्ली या रसांकुर से हमारे छोटी आंत में पूर्ण रूप से भोजन का अवशोषण होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि छोटी आंत में भोजन का अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो बिल्ली या रसांकुर के द्वारा, जिसकी आकार जो हमारे उंगली की संरचना के आकार की होती है। तो इसको हम लोग कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा कि किसके द्वारा होता है? तो बिल्ली को ही हम लोग रसांकुर कहते हैं। बिल्ली को ही हम लोग क्या कहते हैं? रसांकुर हिंदी में कहते हैं। इसी के द्वारा हमारे छोटी आंत में 90 से 95% भोजन का अवशोषण हो जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा। हमारे छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। देखिए मुख गुहा से पाचन स्टार्ट होता है और छोटी आंत में आकर समाप्त होता है। ठीक, यानी कि छोटी आंत में हमारा पूर्ण पाचन होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि किस भाग में पूर्ण पाचन होता है? तो छोटी आंत में। किस भाग में होगा? छोटी आंत में। तो इस बात को भी याद रखिएगा कि हमारे छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है। क्या होता है? पूर्ण पाचन होता है। देखने में छोटी आंत है, इसका नाम तो छोटी आंत है, लेकिन ये सबसे बड़ी भी है और इस सबसे बड़ा काम भी कर रही है, पूर्ण पाचन कर रही है छोटी आंत। तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं, इसे 3 भागों में बांट कर देखा जाता है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। इसके ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? डेडुनम। इसको हम लोग ग्रहणी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रहणी। इसके ऊपरी भाग को हम लोग कहते हैं डेडुनम या इसको ग्रहणी कहते हैं। बीच वाला भाग जेजुनम कहलाता है और नीचे का भाग इलियम कहलाता है। चलिए एक तो फिगर छोटा सा बना लेते हैं और इसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहीं पे बना लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये हमारा छोटी आंत है। ठीक, तो ये ऊपर वाला भाग कहलाता है डेडुनम। क्या कहलाता है? डेडुनम, जिसको हम लोग ग्रहणी भी कहते हैं। बीच वाला भाग कहलाता है जेजुनम। क्या कहलाता है? जेजुनम। और नीचे वाला भाग कहलाता है इलियम। क्या कहलाता है? इलियम। तो देखिए अगर इधर से पित्त रस निकल रहा है, अगर इधर से पित्त रस निकल रहा है, इधर से अग्नाशय रस निकल रहा है, तो ये दोनों आकर के कहाँ पे मिलते हैं? तो हमारे ग्रहणी में। क्योंकि हमारे छोटी आंत का ऊपरी भाग होता है ग्रहणी और ग्रहणी जुड़े होते हैं हमारे आमाशय से। किससे जुड़े हुए होते हैं? हमारे आमाशय से। और जैसे ही भोजन हमारे आमाशय से उतरता है नीचे छोटी आंत में, तो वो आ जाता है छोटी आंत की ग्रहणी वाले भाग में। और ग्रहणी वाले भाग में आता है तो इधर से निकलते हैं पित्त रस, इधर से निकलते हैं अग्नाशय रस, और दोनों मिलकर के भोजन के एकदम क्षारीय बना देते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा कि इसके ऊपर वाले भाग को डेडुनम कहते हैं, जिसको हम लोग ग्रहणी भी कहते हैं। इसके बीच वाले भाग को जेजुनम कहते हैं और इसके नीचे वाले भाग को इलियम कहते हैं।
इसको याद रखिएगा। जो हमारा ग्रहणी है वो हमारे अमाशय से जुड़ा होता है और इसी ग्रहणी में ही पित्ताशय से पित्त रस आकर के मिलते हैं और अग्नाशय रस आकर के अग्नाशय से अग्नाशय रस आकर के हमारे ग्रहणी में ही मिलते हैं। ठीक, तो इसके बाद यहाँ पर ग्रहणी के बाद आगे हम लोग अपने छोटी आंत में बढ़ेंगे तो जेजुनम के भाग में घुसेंगे और उसके नीचे आएंगे तो इलियम वाले भाग में घुस जाएंगे। तो इलियम का जो भाग है, हमारे छोटी आंत का जो इलियम वाला भाग है, निचला सबसे निचला भाग है, उस हमारे छोटी आंत की तीनों में सबसे बड़ी होती है, यानी कि ग्रहणी से जेजुनम से दोनों से बड़ी होती है इलियम। ठीक, उसके बाद देखिए ये इसमें जो है ये हमारे बड़ी आंतों से जुड़ी होती है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि छोटी आंत का कौन सा भाग बड़ी आंत से जुड़ा होता है, तो इलियम। कौन सा भाग? इलियम। और अधिक छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है और उसमें भी सबसे अधिकांश पाचन हमारे इलियम वाले भाग में होता है। किस भाग में होता है? इलियम वाले में, क्योंकि इलियम में ही अधिकांश जो है वो रसांकुर यानी कि विलियाएं पाई जाती है, रसांकुर पाए जाते हैं, इसीलिए इलियम में ही आकर के अधिकांश पाचन, हमारे शरीर का अधिकांश पाचन हमारे छोटी आंत के इलियम वाले भाग में होते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि हमारे छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। और इसके ऊपरी वाले भाग को छोटी आंत के ऊपरी भाग को कहते हैं डेडुनम या इसी को कहते हैं ग्रहणी। क्या कहते हैं? ग्रहणी। उसके बाद बीच वाला भाग कहलाता है जेजुनम, जेजुनम कहलाता है, और नीचे वाला भाग कहलाता है इलियम, जो कि काफी बड़ा भाग होता है। मान लीजिए इतना बड़ा इलियम हो गया, इतना छोटा जेजुनम हो गया, इससे छोटा हो गया डेडुनम। ठीक, तो सबसे बड़ा होता है इलियम और इलियम में ही अधिकांश पाचन आकर के अधिकांश पाचन होते हैं और यही जो है हम हमारी बड़ी आंत से भी जुड़ा होता है, क्योंकि नीचे का भाग है और नीचे से फिर बड़ी आंत शुरू होगी तो नीचे वाला भाग नीचे से ही जुड़ा रहेगा, तो बड़ी आंत से जुड़ा होता है कौन सा? हमारा इलियम। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये हमारे छोटी आंत से रिलेटेड कुछ बातें थी जो आप लोग को ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो इसी से आएगा और इसी को पढ़ना है। ठीक, देखिए एक क्वेश्चन और आता है कि हमारे शरीर में प्रतिदिन कितने अग्नाशय रस के स्राव होता है? कितने? तो प्रतिदिन 1 लीटर अग्नाशय रस निकलते हैं। कितने? यहाँ पर लिखे होंगे कहीं, हम हाँ लिखे हुए, देखिए अग्नाशय रस जो है वो अग्नाशय रस प्रतिदिन 1 लीटर निकलते हैं हमारे शरीर में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वयस्क मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन कितने अग्नाशय रस निकलते हैं, कितनी मात्रा में? तो 1 लीटर प्रतिदिन निकलते हैं लगभग में, एक वयस्क अगर कोई स्वस्थ मनुष्य है तो उसमें। तो ये थे हमारे अग्नाशय और ये थे छोटी आंत। इसको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि ये हमारे अग्नाशय है। अग्नाशय का खोज लैंगरहैंस ने किया था। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि होती है। अग्नाशय में से 3 एंजाइम निकलते हैं, एमाइलेज, एमाइलाइटिफिन, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है और लाइपेज क्या करते हैं? वसा को वसीय अम्ल में बदल देता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदल देता है। हार्मोन की बात करें तो इंसुलिन हार्मोन निकलती है और ग्लाइकोगन हार्मोन निकलती है। इंसुलिन हार्मोन बीटा सेल से निकलती है, ग्लाइकोगन हार्मोन अल्फा सेल से निकलते हैं। जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देती है और ग्लाइकोगन जो है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। उसके बाद आगे हम लोग आते हैं छोटी आंत में। तो छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होती है और छोटी आंत जो है उसको हम लोग आंत्र क्रिप्ट भी कहते हैं या क्रिप्ट ऑफ लिवर कुटन भी कहते हैं। और इसको जो है ये इसमें हमारे 90 से 95% भोजन का अवशोषण हो जाता है, पूर्ण पाचन इसमें होता है। और ये भी अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो हमारे छोटी आंत में पाई जाती है कोशिकाएं जिसको हम लोग कहते हैं रसांकुर विली, उसी के द्वारा हमारे शरीर में अवशोषण होता है। ठीक, छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ग्रहणी जो है वो हमारे अमाशय से शुरू होता है और इसी ग्रहणी में पित्त रस और अग्नाशय रस आकर के मिलते हैं। और उसके बाद आते हैं जेजुनम, उसके बाद इलियम। तो इलियम जो है वो हमारे छोटी आंत के तीनों में सबसे बड़ी भाग होती है और इसमें ही अधिकांश पाचन होते हैं। तो ये था हमारे अग्नाशय और ये थे हमारे छोटी आंत से रिलेटेड सभी बातें। ठीक, और इस फिगर को भी ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर क्या पाया जाता है, बाई साइड में क्या होता है, दाएं साइड में क्या होता है, इस बात को याद रखिएगा। आई होप कि आप लोगों को ये मेरा क्लास पसंद आया होगा और आगे हम लोग अगला जो क्लास लाएंगे उसमें बड़ी आंत पढ़ लेंगे और एक आंत ग्रंथियां बच गई है जो छोटी आंत में ही पाई जाती है, आंत ग्रंथियां, उसको भी कल डिस्कस करेंगे और उसके बाद बड़ी आंत डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग का पाचन समाप्त हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे कोई और चैप्टर,
जैसे कि उत्सर्जन, कंकाल तंत्र, बहुत सारे अभी बायोलॉजी के सेशन बचे हुए हैं, तो सबको हम लोग सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, इसको लास्ट शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। हमको उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ सीखने को इससे जरूर मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आते हैं। हर उस पॉइंट को हम डिस्कस किए जो एग्जाम में क्वेश्चन बना सकता है, क्योंकि पढ़ना चाहिए। एक पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ पढ़िएगा तो वो और अच्छी बातें होती है। क्योंकि मेहनत तो आप कहाँ कर रहे हैं ये भी देखिए, किस डायरेक्शन में कर रहे हैं। अगर मेहनत करने से अगर पैसा आता, मेहनत करने से ही आदमी सफल होते, तो सबसे ज्यादा सफल तो मजदूर होते। लेकिन मेहनत करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किस डायरेक्शन में आप कर रहे हैं वो भी ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिएगा कि एग्जाम आपसे क्या मांग रहा है, उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार ही हम लोग को पढ़ना चाहिए। ये हमारी स्ट्रेटजी होती है। तो चलिए फ्रेंड, आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग कुछ इसका आगे का डिस्कस करेंगे। और मेहनत करते रहिएगा, जबरदस्त तरीके से लगे रहिएगा। और ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा फ्रेंड। अगर कोई भी हमसे त्रुटि हो जाए तो कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा कि आप इस तरह से पढ़ाइए, या आपका थोड़ा मतलब जो भी हमारे अंदर आप लोगों को कमियां दिख रही होगी तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बाकी फ्रेंड, सपोर्ट बनाए रखिएगा। जय हिंद।